हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, कुछ काफ़ी चीज़ें अभी इसमें हैं। अभी 2 दिन की स्टडी और है इस चैप्टर की। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो है नई जनसंख्या नीति 2000। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति जो 11 जुलाई 2000 को पारित हुई थी, घोषणा हुई थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की कब पारित हुई थी? 11 जुलाई 2000 को। ठीक, इसके उद्देश्य क्या रखे गए थे? पहला, जनसंख्या नीति से आप मतलब समझ के होंगे क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, वो सारी चीजें क्लियर हैं। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ ये बताया है 11 जुलाई 2000 को घोषणा। दैट्स इट। बाकी अब इसके उद्देश्य बता दे रहा हूँ। नीतियां क्यों बनाई जाती हैं ये आप सब समझ के होंगे अब तक। ठीक है। पहला, कुल प्रजनन दर को वर्तमान 4.3 से घटाकर, यानी कि जो कंप्लीट प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, उसको वर्तमान 4.3 से घटाकर वर्ष 2016 तक 2.1 करना है। ये 2000 में जब घोषणा बनी थी, नीति बनी थी, तब उद्देश्य रखे गए थे। दूसरा, आधुनिक गर्भ निरोधकों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की दर, गर्भ निरोधक यानी कि जो भी टैबलेट्स है, जो भी चीजें आती हैं, की दर 2016 तक 52% करना। मॉडर्न गर्भ निरोधक का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की दर पर 2016 तक 52% करना है। नेक्स्ट, वार्षिक नसबंदी की संख्या वर्तमान में 4 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 10 लाख प्रतिवर्ष करना है। यानी कि अब तक कितना हो रहा था? 4 लाख, और 2025 तक कितना करना है? 10 लाख प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट, मातृ मृत्यु दर यानी कि माता मृत्यु दर 1997 के 707 प्रति लाख जन्म की दर से, यानी 707 प्रति लाख जन्म दर पर घटाकर 2016 तक 250 प्रति 1 लाख जन्म की दर पर करना। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, क्लियर हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसे टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इस विषय में, जिसमें ज्यादा समझने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक आपको फैक्ट्स नहीं पता। जैसे ही आपको फैक्ट्स पता है तो आप चीजों को ऑटोमेटिकली समझना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले लगाए गए हैं। चीजों को आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या 183 मिलियन है, ज्यादा भी हो सकती है। अब माल्थस ने जनसंख्या पर अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है। इस सिद्धांत को इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया था। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य, किससे? जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में, यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्न आपूर्ति में बीच में जो संबंध है उसकी व्याख्या करता है, इन दोनों के बीच की, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि को और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी यानी कि पॉजिटिव स्टेज अर्थात अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर श्रेणी से वृद्धि होती है। क्योंकि जीविकोपार्जन के जो साधन होते हैं, यानी कि जीवन जीने के, उनमें समानांतर श्रेणी से वृद्धि होती है। अर्थात जनसंख्या की वृद्धि तो 1, 2, 4, 8, 16 की दर से होती है, यानी 1 के बाद 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 दोगुने में। जबकि जीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि कैसे होगी? 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी, 3 से 4, ऐसे एक एक करके बढ़ेगी। यहाँ एक एक के क्रम में बढ़ेगी, वहाँ डबल हो जाएगी जस्ट। तो जन्म की जो वो है वृद्धि, वो तो दुगनी हो जाएगी, चौगनी हो जाएगी, लेकिन ये एक एक करके बढ़ेगी। माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो, यानी कि अगर जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो, तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाए, हर 25 वर्ष में। यानी कि अगर आज 100 करोड़ हो तो 25 साल में 200 करोड़ हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ संसाधनों का उपयोग प्रॉपर नहीं हो पाता, अवरोध हो जाता है, इसलिए ये रुक कट जाती है। माल्थस पहला व्यक्ति था जिसने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, माल्थस जनसंख्या वृद्धि पर पहला व्यक्ति जिसने अपना वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण प्रस्तुत। अब यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, माल्थस वाला। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत में जननांकिकीय प्रवृत्तियां यानी कि जन्म की प्रवृत्तियां। यह सिद्धांत जननांकिकीय सात्यता संकल्पना पर आधारित है। इस संकल्पना का मूल रूप में प्रतिपादन W.S. थॉम्पसन ने किया था, जननांकिकीय प्रवृत्ति का। ठीक है, थॉम्पसन 1929 एवं F.W. नोटस्टीन 1945 द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि, इस सिद्धांत के अनुसार जननांकिकीय प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है, लेकिन माल्थस में क्या था, डबल हो जाती थी। क्रमिक चरणों में होती है और सभी को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। जननांकिकीय क्रमिक चरणों की उन अवस्थाओं को जननांकिकीय विद यानी कि जो विद होते हैं, जानकार होते हैं, उनको जनसंख्या चक्र एवं भूगोलविद जननांकिकीय संक्रमण कहते हैं। ठीक है, जननांकिकीय विद जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जनसंख्या चक्र, और जो भूगोलविद होते हैं वो क्या कहते हैं, जननांकिकीय संक्रमण कहते हैं। पहला पॉइंट, प्रथम अवस्था जननांकिकीय संक्रमण यानी कि भूगोलविदों की बात कि यह अवस्था पूर्ण औद्योगिक या पूर्ण आधुनिक अवस्था के नाम से जानी जा सकती है। यह अवस्था पूर्ण औद्योगिक अवस्था या पूर्ण आधुनिक अवस्था, पूर्व औद्योगिक या पूर्व आधुनिक अवस्था के नाम से जानी जा सकती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती हैं। प्रथम अवस्था ऐसी होती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है एक ही अवस्था में पाई जाती हैं, तेजी में पाई जाती हैं, उच्च अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि क्या, उच्च अवस्था में पाई जाती हैं, क्या क्या, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है इसमें। नेक्स्ट, इस कारण स्वरूप इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि अस्थिर है, ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ही चीजें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च अवस्था में होती हैं इसमें। ठीक है, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर सेम अवस्था में होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अस्थिर अवस्था। दूसरी अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर कम हो जाती है, यानी कि जन्म तो ज्यादा ले रहे हैं, मृत्युआं कम हो रहे हैं। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार के बीच होती है। जन्म और मृत्यु दर के इस भारी अंतराल के कारण जनसंख्या का जो विस्फोट होता है, जब अंतर होता है 40 से 50 प्रति हजार के बीच, ठीक है, यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 40 से 50 हजार ही मरेंगे। ये जो अंतर है, 40 से 50 व्यक्ति ही मरेंगे, जो बच्चे मरेंगे, ये जो अंतर है, इससे जनसंख्या का एक विस्फोट होता है। उससे संसाधनों की गतिशीलता के प्रयास अधिक हो जाते हैं, यानी कि फिर संसाधनों की गतिशीलता बहुत हो जाती है, उनमें उसी हिसाब से प्रयोग करना शुरू करते हैं। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में जन्म व मृत्यु दोनों दरों में प्रशंसनीय कमी आती है। दोनों में जन्म भी कम होते हैं और मृत्यु भी कम होती है, लेकिन थोड़ा एक मतलब क्या है, एक लेवल आ जाता है। अर्थात जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार, ठीक है, प्रति हजार 20 से 30, तथा मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हजार होती है। 10 से 15 प्रति हजार होता है। यह अवस्था धीमी जनसंख्या वृद्धि का परिचायक है, यानी कि क्या है, अवस्था कैसी है, धीमी जनसंख्या वृद्धि वाली। यहाँ पर जनसंख्या धीमी वृद्धि कर रही है, यहाँ पर कर रही है 20 से 30 में, और यहाँ पर कर रही है 10 से 15 में, घटत, यहाँ बढ़त। वर्तमान में भारत में 2014 यानी कि भारत में 2014 की जन्म दर 21.4 और मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है। ठीक है, ये भी उतनी ठीक नहीं है। अब आते हैं बात चतुर्थ अवस्था में। यह विकसित समाज की व्यवस्था है। यह अवस्था विकसित समाज में पाई जाती है, जहां जनसंख्या वृद्धि की अवस्था स्थिर होती है।
यहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं। जन्म दर 10 से 15 प्रति हजार और मृत्यु दर 10 से भी कम पाई जाती है। मेरा मानना है कि आप लोग समझ गए होंगे, ये 4 अवस्थाएं हैं। एक में जो है उच्च स्तर पाया जाता है जन्म और मृत्यु दर का, तो वो अस्थिर हो जाती है। एक में थोड़ा सा अंतराल पाया जाता है, जन्म दर ज़्यादा है मृत्यु दर कम है, तो वहाँ विस्फोट हो जाता है, गतिशीलता प्रयास ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें कम हैं, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि दर रुक जाती है। और यहाँ पर जो है जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं, यानी कि 10-15 हजार प्रति व्यक्ति और मृत्यु 10,000 से भी कम। तो ये चतुर्थ अवस्था है, ये विकसित देशों की अवस्था है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको फैक्चुअल होना पड़ेगा। हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आए, ये बोर्ड पर समझ में आने वाली और कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे से समझ वहाँ पर और आ जाएंगी आप लोगों को। लेकिन मैं मानता हूँ कि थ्योरी में जो भी मैंने लिखा है या पढ़ा है, उसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में इसकी इमेज ज़रूर क्लियर हो जाएगी। आप इन चीज़ों को फैक्चुअल बेसिस में इतना समझने लगेंगे कि जननांकी की प्रवृत्ति एक्चुअली होती क्या है। जन्म पर आधार प्रवृत्ति कहते हैं उसे हम, कि ये जन्म और मृत्यु दर की प्रवृत्ति होती है कि जन्म किस हिसाब से हो रहे हैं, मृत्यु किस हिसाब से हो रही है। उसकी 4 अवस्थाएं हैं। इसमें एक संक्रमण होता है जिसे हम भूगोल विदों के नाम से मानते हैं। एक जननांकी के विद होते हैं, वो जनसंख्या चक्र, मतलब कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जिंदा हो रहे हैं, उस हिसाब से जनसंख्या चक्र बना होता है। भूगोल विद संक्रमण क्या देते हैं। 4 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति हमने पढ़ी, उसके बाद माल्थस का सिद्धांत हमने पढ़ा, जहाँ पे हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि तो दुगनी और चौगुनी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन साधनों की जो वृद्धि है वो एक एक क्रम में बढ़ रही है, तो ये भी संभव नहीं है। इस हिसाब से जो है 25 वर्षों में संख्या भी दुगनी हो जाएगी। ये अब संसाधन जो ये सिद्धांत है ये अब देश में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। 1 से 2 वीडियो और नोट्स के साथ मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में 1 से 2 वीडियो का जो मैटर है वो और आपके लिए बचा है। मैं इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस और छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्चुअल बेसिस समझने आनी चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, वो मुझसे पूछ सकता है, समझ सकता है। नोट्स आपके पास पहुँच गए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी परेशानी है उसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। थैंक यू।